पिछले वीडियो में अपन ने देखा था कि ट्रैप केस में अर्थात सेक्शन 7 में सैंक्शन करते समय किन किन बातों को ध्यान में रखना चाहिए। अब इस वाले वीडियो में हम ये देखेंगे कि छापे या प्रॉपर्टी का डिस्प्रोपोर्शनेट प्रॉपर्टी केस में अर्थात सेक्शन 13(1)(b की केस में किस तरह से सैंक्शन देते समय क्या चीज़ देखनी चाहिए। एक बात समझ लीजिए, ये अपराध कब होता है। ये अपराध तब होता है कि हमने जैसे पहले बताया, इंटेंशनल एनरिचमेंट इलिसिटली, जानबूझकर अपने आप को धनी बनाया अवैध रूप से। अब कैसे बनाएगा, इसका मतलब है कि कोई ऐसे काम किया होगा सर्विस के दौरान जिससे कि किसी व्यक्ति के फेवर में गया होगा और उस व्यक्ति ने इसको अनड्यू एडवांटेज दिया होगा और उसी से ये रिचनेस आई है, इसी से प्रॉपर्टी बनाई है, राइट। और तो अब इसकी जांच कैसे करेंगे। एक लंबे समय तक चलता रहा। मान लीजिए छापे में ये जब छापा मारते हैं, अब छापे के किस तरह मारते हैं, क्या तरीका है, क्या है, वो किसी से बात करेंगे। हम केवल अभी कंसंट्रेटेड इस बात पे हैं कि अगर छापे के केस में आपको सैंक्शन देना है तो किस तरह करना चाहिए। 13(1)(b बहुत सिंपल है। दिस इज ए मैथमेटिकल ऑफेंस है, बिल्कुल गणित का है। इसमें क्या है कि अगर किसी भी पब्लिक सर्वेंट की टोटल इनकम ऑफ द चेक पीरियड, या पूरी कह सकते हैं कि पूरी सर्विस में जितनी इनकम थी, और उसको देखेंगे कितना एक्सपेंडिचर है। एक्सपेंडिचर में क्या हो सकता है, बैंक बैलेंस हो सकता है, प्रॉपर्टी हो सकती है, गाड़ी हो सकती है, और जो बच्चों को पढ़ाया लिखाया, ये सब चीज़ें जितनी फीस है, ये सब एक्सपेंडिचर में होता है। मतलब एक कॉलम क्या हुआ इनकम का और दूसरा कॉलम हुआ एक्सपेंडिचर का। अगर ये इनकम एक्सपेंडिचर से ज़्यादा है तो कोई केस नहीं बनेगा डिस्प्रोपोर्शनेट एसेट्स का। लेकिन अगर ये एसेट्स या एक्सपेंडिचर इनकम से ज़्यादा है तो फिर 13(1)(b के तहत ये अपराध बनेगा। अब यहाँ ये बताना ज़रूरी है कि अगर शासन के पास या कॉम्पिटेंट अथॉरिटी के पास कोई 13(1)(b के तहत चालान आया है या फाइनल रिपोर्ट आई है इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी के द्वारा, तो निश्चित रूप से उसमें एक्सपेंडिचर उन्होंने ज़्यादा बताया होगा और इनकम को कम बताया होगा। अब आपको बस आया है, अब आपका काम क्या है। आपका काम ये है कि क्या ये सत्य है। अब आप कैसे तय करेंगे, क्योंकि पूरी सर्विस पीरियड में सभी एम्प्लॉयज़, सभी गवर्नमेंट सर्वेंट्स अपना प्रॉपर्टी का रिटर्न फाइल करता है, एनुअल प्रॉपर्टी रिटर्न, जिसमें कि सभी प्रॉपर्टीज़ को लिखता है, कहाँ से आई, कहाँ पैसे कहाँ से, उसका सोर्स क्या था, ये सब, और गवर्नमेंट के रिकॉर्ड में जमा होता है। ये हर साल चलता है। तो एक तो गवर्नमेंट के पास प्राइमा फेसाई ये रिकॉर्ड है कि उसके पास कितनी इमूवेबल प्रॉपर्टी है। अब यहाँ सबसे पहले ये देखना है कि जैसे वो आता है, उनका चालान आता है, तो चालान में जो फिक्स्ड एसेट्स उन्होंने लिखे हैं इमूवेबल प्रॉपर्टी, आप उसको मिलाइए उसके इनकम, उसके प्रॉपर्टी रिटर्न से। क्या वो प्रॉपर्टी जो उसमें लिखी हुई है चालान में, क्या वो प्रॉपर्टी इन्होंने अपने इनकम टैक्स रिटर्न में शामिल किया है। एक पहली बात। दूसरी बात ये है कि अगर वो प्रॉपर्टी किसी दूसरे के नाम पे है तो दूसरे के नाम पे है, परिवार वालों के नाम पे है, बच्चे के नाम पे है, वाइफ के नाम पे है, और अगर इनकम टैक्स पे ही है तो उनकी इनकम भी और प्रॉपर्टी भी, एक्सपेंडिचर भी गवर्नमेंट सर्वेंट के, इस पब्लिक सर्वेंट के खाते में नहीं जाएगा। लेकिन सबसे पहले आपको क्या देखना है कि ये जो इनकम और एक्सपेंडिचर का है वो उसी गवर्नमेंट सर्वेंट का है कि उनके फैमिली की इनकम और एक्सपेंडिचर भी जुड़ा हुआ है। एक बात तो आप क्या करिए, इसमें सिंपल तरीका ये है
कि इसमें एक और देखना है एक्सपेंडिचर, एक और सुप्रीम कोर्ट का एक जजमेंट है निरंकार नाथ पांडे वर्सेज स्टेट ऑफ यूपी, जिसमें 10% का टॉलरेंस दिया हुआ है। अगर क्योंकि इतने लंबे समय में कितना एक्सपेंडिचर किया उसका आज कोई हिसाब मांगे 30 साल बाद तो देना मुश्किल है। तो 10% तक अगर एक्सपेंडिचर ज़्यादा है, मतलब 10% एक्सपेंडिचर ज़्यादा है तो अपराध नहीं बनेगा। ये क्वेश्चन है। सुप्रीम कोर्ट ने अभी लेटेस्ट जजमेंट में ये भी कहा है 4/12/24 निरंकार नाथ पांडे वर्सेज स्टेट ऑफ यूपी, उस केस में क्या हुआ था? उस केस में जो एसीबी है, एसीबी ने क्या किया कि इसको पूरी इनकम कैलकुलेट करते वक्त वाइफ की इनकम को शामिल नहीं किया, और वो वाइफ के नाम जो प्रॉपर्टी थी या जो भी रही होगी वाइफ के नाम या इनके नाम, वो सब जो है इनकी इनकम से होना बता दिया। सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि अगर उनकी वाइफ शुरू से अपने सोर्सेस को बता रही थी कि उनके रेंटल इनकम है, उनकी कृषि है, उनकी किसी भी और प्राइवेट वर्क कर रही थी, और वो रेगुलरली अगर इनकम टैक्स रिटर्न फाइल कर रही हैं और आपने उसको निगेट नहीं किया है, तो उस इनकम टैक्स के रिटर्न के आधार पर बताई गई इनकम को आप डिनाई नहीं कर सकते। तो उसको भी माना है। जब माना है तो उसका दो तरीके हैं देखने के, या तो उसकी प्रॉपर्टी को और उसकी इनकम को अलग कर दें। अगर प्रॉपर्टी जॉइंटली है जिसमें कि पब्लिक सर्वेंट का भी लगा हुआ है पैसा और वाइफ का भी लगा हुआ है, तो उस केस में आप उसकी वाइफ और पब्लिक सर्वेंट की दोनों को इनकम एक साथ देखिए और दोनों की प्रॉपर्टी देखिए, उसको काउंट कर लीजिए। एक दूसरी बात यह है कि इसके अलावा वाइफ के केस के अलावा ब्रदर, अगर कोई उनके बच्चे हैं, शादीशुदा बच्चे हैं, सेपरेट इनकम टैक्स पेई हैं, अपना बिजनेस कर रहे हैं, तो उनकी इनकम और एक्सपेंडिचर को पब्लिक एक्यूज्ड के इनकम और एक्सपेंडिचर में नहीं जोड़ना है। अगर ये एश्योर हो जाएं आप, उसमें डॉक्यूमेंट्री है कि ही सेपरेट इनकम टैक्स पेई एंड ही इज रनिंग हिज ओन बिजनेस, ही इज रनिंग हिज ओन कंपनी, द एक्सपेंडिचर एंड इनकम ऑफ हिज सन और ब्रदर shall not be counted with the income of accused। एक बात ये है, पहले हम प्रिंसिपल्स का बता रहे हैं, फिर इसके बाद कैसे करना ये बताते हैं कि इसको नहीं ध्यान रखना है। ये इंडिपेंडेंट आईटी इनकम टैक्स पेई रिलेटिव कोई भी हो, उनके इनकम और एक्सपेंडिचर को नहीं करना है। अब इसमें क्या करिए आप, सिंपल है, एक चार्ट बना लीजिए। एक साइड, उस चार्ट में एक प्रोसिक्यूशन साइड कर लीजिए, एक प्रोसिक्यूशन साइड और दूसरा जो है एक्चुअल साइड। प्रोसिक्यूशन साइड में क्या है, प्रोसिक्यूशन की प्रॉपर्टी का नाम और प्रोसिक्यूशन मीनिंग इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी ने उसकी जो कास्ट लिखी है, ये कास्ट, ये प्रॉपर्टी, ये कास्ट, ये कास्ट, ये सब पूरी हो जाएगी। इसके बाद जो है, अगर गवर्नमेंट सर्वेंट जैसे कोई प्रॉपर्टी है वो 10 लाख की कह रहे हैं, गवर्नमेंट सर्वेंट आपको अपना प्रूफ पेश करता है कि ये सारी प्रॉपर्टी 10 लाख की नहीं 6 लाख की है, और उसके सपोर्टेड बाय डॉक्यूमेंट्स देता है कि रजिस्ट्री है, तो आपको एक्चुअल कास्ट उसमें 6 लाख लिखना है। इसी तरह से और भी जितनी चीज़ें हैं उसके सब एक्चुअल कास्ट, अगर वो पब्लिक सर्वेंट अपना हिसाब देता है सपोर्टेड बाय डॉक्यूमेंट्स, वो जो डॉक्यूमेंट्स है, क्योंकि डॉक्यूमेंट में जो अमाउंट है वो तो ना आज बदलेगा ना ट्रायल के दौरान बदलेगा, वो तो वही रहेगा, तो आप उसकी कास्ट ले लीजिए और इसको पूरा का पूरा जोड़ लीजिए। अगर उन्होंने उसके ब्रदर ये है तो उसकी इनकम को, इनको इनकम एक्सपेंडिचर को अलग कर दीजिए, और अगर दोनों जोड़ना है तो इनकम भी जोड़िए फिर एक्सपेंडिचर भी जोड़िए, सबका जोड़ने के बाद फिर निकाल लीजिए। निकालने के बाद अगर वो एक्सपेंडिचर इनकम से ज़्यादा है, 10% से ज़्यादा है, तब इसमें 13(1)(b) के तहत आप सैंक्शन दे सकते हैं। अगर इससे नहीं है, कम है, तो आपको सैंक्शन नहीं देना है। ये चीज़ को
क्यों? इसलिए ये मत टालिए इस तरह कि यार क्या करना है, जो आया है हिसाब किताब करके भेजा उन्होंने, हम क्यों देखें, ये कोर्ट में देखे जाके, कोर्ट बताएगी। ये मत भूलिए कि उस पब्लिक सर्वेंट को सही चीज़ बताने में आगे 10 साल लगने हैं। कब केस आएगा, कब लगेगा, एक एक बयान गवाह आएगा, उन्हीं डॉक्यूमेंट्स के आधार पे वही चीज़ प्रूफ करने वाला है जो आज बता रहा आपको। ये आपकी यही तो मेन ड्यूटी थी। सेक्शन 19 के तहत पावर जो है सैंक्शनिंग अथॉरिटी को या एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट को इसीलिए दिया गया है कि बिकॉज द एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट नोज द ट्रूथ अबाउट द एम्प्लॉइज। अगर प्रॉपर्टी के बारे में तो रिटर्न तो उसके पास है, क्यों नहीं देख सकते हैं? और हाँ, डेफिनेटली अगर वो जो मेंशन किया है जो आपके प्रॉपर्टी रिटर्न में, उससे ज़्यादा की प्रॉपर्टी कहीं और है तो वो अलग बात है। अगर वही प्रॉपर्टी लिखी हुई है तो वो तो ऑलरेडी रिपोर्टेड है आपके पास, वो तो आप देख सकते हैं उसमें से। तो इसलिए इन केसेस में आपको ये चीज़ का ध्यान रखना है। अब इसमें थोड़ी सी एक और चीज़ बता दूं आपको, ये बड़ा डर, इसको जब सैंक्शन का आदेश जारी करना चाहिए या रिजेक्ट करना चाहिए तो डरना नहीं चाहिए, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा है कि सैंक्शनिंग अथॉरिटी हैज एब्सोल्यूट पावर फॉर रिजेक्शन ऑन एनी ग्राउंड। द कोर्ट कैन नॉट लुक इनटू द एडिकेसी और इनएडिकेसी ऑफ मटेरियल बिफोर द सैंक्शनिंग अथॉरिटी and the court cannot sit as a court of appeal over the sanction order. आर सुंदराजन वर्सेज स्टेट 2006 का ये जजमेंट है कि अगर सैंक्शनिंग अथॉरिटी ने जितनी आधार हमने आपको बताए, अगर उसमें किसी भी आधार पर रिजेक्ट करता है तो ये कोर्ट उसमें उसकी छानबीन नहीं कर सकती कि आपने ये नहीं किया, ये नहीं किया। मतलब कोर्ट इट कैन नॉट वर्क as a court of appeal over the sanction order. That order is final. कब फाइनल है? जब आपको उस ऑर्डर में ये दिखे कि आपने पूरे डॉक्यूमेंट्स जितने ज़रूरी हैं वो पूरे के पूरे पढ़े हैं, आपने पूरा एप्लीकेशन ऑफ माइंड किया है आपने। जैसे मैंने अब हम ही आपको बताया कि एप्लीकेशन ऑफ माइंड कैसा कहलाएगा कि आपने पूरी इनकम को देखा। अगर इसकी बात करते हैं छापे की, पूरी इनकम, हर हेड में उसकी इनकम को आपने एक्चुअल इनकम देखा है और सपोर्टेड बाय डॉक्यूमेंट्स। और अगर आप इसके बाद डॉक्यूमेंट नहीं पाते हैं तो बिल्कुल रिजेक्ट करना चाहिए इसको, और अगर नहीं पाते हैं तो सैंक्शन जारी करना चाहिए। क्योंकि आप सेक्शन 19 का उद्देश्य ये भर नहीं है कि उसको शील्ड प्रदान करना। अगर कोई करप्ट है तो उसको सैंक्शन देना भी चाहिए। ये दोनों पहलू हैं इसकी, लेकिन ये एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट को देखना है इस बात के लिए। एक और चीज़ है, एज द डिस्क्रेशन टू सैंक्शन प्रोसिक्यूशन इज वेस्टेड सोली इन द सैंक्शनिंग अथॉरिटी, सो इट्स एक्सरसाइज कैन नॉट बी क्वेश्चनड इन एनी कोर्ट ऑफ लॉ। मतलब अगर किसी ने सैंक्शन आदेश जारी कर दिया है या नहीं जारी किया है तो इसको कोर्ट में चैलेंज नहीं किया सकता। इसमें इस बहुत कई जजमेंट्स हैं, गोकुल दास मुरारका वर्सेस किंग, इसके बाद निषाद सिंह, हरनाम सिंह का जजमेंट है, फिर पंजाब ये जजमेंट, कर्नाटका वर्सेस अमीर जन फेमस जजमेंट है, और सबसे फेमस जजमेंट है मनसुख लाल विट्ठल दास चौहान का। मैंने एब्सोल्यूट पावर दिया गया है सैंक्शनिंग अथॉरिटी को कि वो किसी भी तरह निर्णय ले सकता है। अब थोड़ी सी चीज़ और बता देते हैं। हमने अभी आपको दोनों चीज़ बताई, एक तो ये बताया कि आपके ट्राइब के केस में क्या क्या देखना चाहिए, आपकी जो है मोटिव देखना है, डिमांड देखना है, वॉलंटरी एक्सेप्टेंस देखना है, रिकवरी देखनी है। इसमें आपको बताया हमने कि छापे के केस में मतलब डीए का केस जो 13(1)(b) के अंतर्गत रजिस्टर होता है, तो उसमें क्या देखना है, पूरा इनकम और एक्सपेंडिचर का हिसाब देखना है। और अगर करेक्ट, और उसमें बाकायदे कंपैरेटिव चार्ट बनाइए आप कि उन्होंने ये कहा है, ये एक्सपेंडिचर इस प्रॉपर्टी का ये लिखा है, इस जो कार की कास्ट इन्होंने लिख दी है 10 लाख रुपया, 10 लाख रुपया या 20 लाख लिख दिया है, और वो एक्चुअल के रसीद पेश कर रहा है कि साहब ये तो 6 लाख की हमने खरीदी है। तो आपको उस केस में 6 लाख ही लेना है, क्योंकि एक्चुअल रिसीट है वो। दूसरी और चीज़ हो सकती है कि गोल्ड है, गोल्ड उनके यहाँ साहब ये तो 800 ग्राम मिला,
जब 800 ग्राम मिला तो उन्होंने क्या किया कि उसकी जो कास्ट है, जो प्रेजेंट कास्ट जोड़ ली, जबकि आपको कास्ट कौन सी जोड़ती है, वो जो एक्विजिशन ऑफ दैट गोल्ड ऑर्नामेंट्स इज द करेक्ट डेट। और उस डेट को क्या प्रिवेलेंट रेट था, दैट इज द करेक्ट असेसमेंट। अगर वो पब्लिक सर्वेंट ये डेमॉन्स्ट्रेट करता है कि ये फला फला आइटम हमने फला फला के समय में मिला था हमको, या हमने ख़रीदा था, जिसकी या तो रसीदें हैं या हमको ये स्त्रीधन है, तो उस समय का रेट लगेगा, उसके हिसाब से एक्सपेंडिचर आएगा। तो इसी चीज़ को करेक्ट करना है, आपको देखना है। अब एक और चीज़ बहुत इम्पॉर्टेंट है, जब अपन सैंक्शन जारी कर देते हैं, अगर गलत जारी हुई है तो आइदर ट्रायल कोर्ट में या हाई कोर्ट में वो चैलेंज होती है। वो है तो कौन कौन से चीज़ हैं इनवैलिड सैंक्शन कह रहे हैं, लैक ऑफ कॉम्पिटेंट अथॉरिटी, माने जो अपॉइंटिंग अथॉरिटी है या रिमूविंग अथॉरिटी है, उससे कोई नीचे का अधिकारी कोई सबऑर्डिनेट ऑफिसर यदि सैंक्शन जारी कर देता है तो दैट सैंक्शन इज इनवैलिड। नॉन एप्लीकेशन ऑफ माइंड, हमने जैसे बताया आपको, नॉन एप्लीकेशन माइंड ऐसा कि एसीबी ने या जो इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी, उन्होंने ड्राफ्ट ऑर्डर बना के भेज दिया, अपन ने साइन करके भेज दिया, दिस इज कम्प्लीटली नॉन एप्लीकेशन ऑफ माइंड। दूसरा ये है कि आपको कुछ समझ में नहीं आया, सीधे उन्होंने फाइनल रिपोर्ट निकाला कि इस तारीख को ये किया, उसमें लिखा रहता है, पूरी इबारत लिखी रहती, पूरी स्टोरी लिखी रहती, उसी स्टोरी को आपने सैंक्शन ऑर्डर में छाप दिया, और छाप के बाद ये विचार करते हुए समग्र रूप से सैंक्शन आदेश जारी किया जाता है। ये सब इनवैलिड सैंक्शन के अंदर आती है। एक और महत्वपूर्ण है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, डन अंडर डिक्टेशन और एक्सटर्नल प्रेशर, कोअर्सन, दबाव में, पॉलिटिकल प्रेशर, सुपीरियर अथॉरिटी के दबाव में, मिनिस्ट्री के दबाव में, विजिलेंस डिपार्टमेंट के टेकिंग अवे डिस्क्रेशन नॉट टू सैंक्शन एटसेट्रा, ये किसी भी दबाव में अगर ये साबित होता है, एग्जाम्पल क्या है, आपने क्या किया, सैंक्शन देना चाहिए नहीं देना चाहिए, मान लीजिए सपोज करिए एचओडी को पावर है किसी केस में सैंक्शन देने का, उसने यहाँ से उठा के अपने लिख दिया, शासन को लिख दिया, शासन से कहा साहब इसमें देना चाहिए नहीं देना चाहिए, शासन ने एक चिट्ठी लिख दिया नहीं इसमें देना चाहिए, और आपने लिख दिया उसमें कि मध्य प्रदेश शासन के फला फला पत्र के अनुपालन में हम ये सैंक्शन आदेश जारी करते हैं। दिस इज़ प्योरली इनवैलिड सैंक्शन, क्योंकि इसमें आपने एक्सटर्नल प्रेशर पे या किसी ने डिक्टेट किया है, उसके दबाव में जारी किया है। यू हैव नॉट अप्लाइड योर इंडिपेंडेंट एप्लीकेशन ऑफ माइंड, ये देखना है इसमें, ये भी गलत है। एक और चीज़ है, इस आधार पे बायस, अगर डिमॉन्स्ट्रेशन ऑफ बायस आर मैलिस आर प्री डिटर्मिन्ड माइंड सेट, अगर सैंक्शन ऑर्डर से ये पता दिखता है कि ये तो पक्षपातपूर्ण है, पहले ही से लगे हुए थे कि हमको सैंक्शन देना है और पहले माइंडसेट बनाए हुए थे, और अगर ये प्रूव हो जाता है तो न्यायालय इसको जो है इस सैंक्शन को इनवैलिड सैंक्शन कर सकती है, ये भी ऑन द बेसिस ऑफ बाइस्ड और प्री माइंडसेट। अब हम इसके बाद यहाँ हम इस सैंक्शन की चीज़ ख़त्म करते हैं। ख़त्म करने के बाद आगे हम ये देखेंगे, अगले वीडियो में ये देखेंगे कि ये तो हो गया, लेकिन सैंक्शन ऑर्डर कौन जारी करेगा, और सरकारों के पर्टिकुलरली हम मध्य प्रदेश की बात करेंगे कि कौन सी अथॉरिटी को क्या पावर दिए हुए हैं और कैसे दिए हुए हैं। थैंक यू, जय हिंद।